एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। गाड़ी रिक्शे के सामने आते ही शारिक को किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ सकता, 3 आदमियों ने कार से उतरकर रिक्शे को घेरे में ले लिया। एक आदमी ने समीना को पकड़कर रिक्शे से खींच लिया था और दूसरे ने शारिक को। उन तीनों के हाथों में पिस्तौल थे। उनका चौथा साथी कार के स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था। कार का इंजन स्टार्ट ही था। शारिक आमतौर पर जेब में पिस्तौल रखा करता था, लेकिन ये महज इत्तेफाक था कि आज उसके पास पिस्तौल नहीं था। इस तरह एक लिहाज से वो उन लोगों के रहमो करम पर था। उसने समीना की तरफ देखा। उसे भी एक आदमी ने पिस्तौल की जिद पर ले रखा था। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। जाहिर है वो इस किस्म के हालात की आदी नहीं थी और उसका खौफजदा होना फितरी बात थी। शारिक उस शख्स के हुक्म की तामील करते हुए कार की तरफ बढ़ा। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे वो बड़ी शराफत से कार में बैठ जाएगा, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ते ही उसने अपने हरीफों पर हमला कर दिया। वो आदमी लड़खड़ा कर गिरा। पिस्तौल भी उसके हाथ से छूटकर सड़क पर गिर गया। शारिक ने पिस्तौल की तरफ छलांग लगा दी। वो झुककर पिस्तौल उठाना ही चाहता था कि दूसरे आदमी ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर शारिक की पसलियों पर ठोकर मार दी। शारिक कर्राह कर नीचे गिरा, लेकिन उसने संभलने में देर न लगाई। शारिक ने संभलकर उस शख्स पर छलांग लगा दी जिसने उसे ठोकर मारी थी। उस शख्स ने पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। गोली शारिक के बाजू में लगी और गोश्त चीरती हुई निकल गई, लेकिन वो पीछे हटने की बजाय अपने हरीफ से लिपट गया। वो दोनों नीचे गिरे और उनमें पिस्तौल के लिए कशमकश होने लगी। इसी दौरान शारिक ने समीना को चीखकर एक तरफ दौड़ते हुए देखा। वो दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि समीना उनके हाथ न आए। दोनों में पिस्तौल के लिए कशमकश जारी थी। पिस्तौल का रुख शारिक के सीने की तरफ था। अगर ट्रिगर दब जाता तो गोली शारिक के सीने में लगती, लेकिन शारिक ने उस शख्स की कलाई मरोड़ते हुए पिस्तौल का रुख अपनी तरफ से हटा दिया। अब पिस्तौल का रुख उसके हरीफ की तरफ था। शारिक ने उसके हाथ को एक जोरदार झटका दिया। उस शख्स की उंगली पिस्तौल के ट्रिगर पर थी। हाथ को जोरदार झटका लगने से ट्रिगर दब गया और गोली उस शख्स की पेशानी पर लगी और वो मुंह से आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। शारिक एक झटके से उठ गया। उसने इधर उधर देखा। समीना उसे नजर नहीं आई थी। वो समझा शायद वो किसी तरफ निकलने में कामयाब हो गई है। वो जैसे ही उठा, जमीन पर पड़े हुए तीसरे आदमी ने उठकर उसका रास्ता रोकना चाहा, मगर शारिक ने उसके पेट पर जोरदार ठोकर मारी। वो शख्स बिलबिलाता हुआ दोहरा हो गया। शारिक ने करीबी कोठी की तरफ छलांग लगा दी। वो कोठी की दीवार पर चढ़ गया। उसने जैसे ही दूसरी तरफ छलांग लगाई, फजा एक बार फिर फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली दीवार पर ठीक उस जगह लगी जहां चंद सेकंड पहले शारिक का हाथ था। बहुत बड़ी कोठी थी। वसीओ अरीज कंपाउंड था। कोठी के 1-2 कमरों में रोशनी हो रही थी। शारिक पिछली तरफ भागता चला गया। फायरिंग की आवाज सुनकर एक आदमी किसी दरवाजे से बाहर निकला। उसने शारिक को दौड़ते हुए देख लिया था और चीखकर दोबारा कमरे में घुस गया। शारिक कोठी के पिछली तरफ दौड़ता चला गया। कोठी की पिछली दीवार भी ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन बाजू जख्मी होने की वजह से शारिक को ये दीवार फांदने में भी खासी दुश्वारी पेश आई। दूसरी तरफ तंग सी गली थी। सामने वाली कोठियों की पुश्त उस तरफ थी। शारिक उस तारीक गली में दौड़ता चला गया। ये गली भी घूमकर मेन रोड से जा मिलती थी और शारिक सड़क पर नहीं आना चाहता था। वो कुछ देर तक गली में दौड़ता रहा, फिर सामने वाली एक कोठी की दीवार फांदकर अंदर कूद गया और लॉन में दौड़ता हुआ दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। शारिक दौड़ते हुए बुरी तरह थक गया था। बाजू में भी खासी तकलीफ हो रही थी। जख्म से मुसलसल खून बह रहा था, जिससे न सिर्फ उसके कपड़े तर हो रहे थे, बल्कि वो अपने आप में कमजोरी भी महसूस करने लगा था। वो एक कोठी की दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। उस जगह तारीकी थी। जख्म की तकलीफ बढ़ती जा रही थी और वो सोच रहा था कि अगर खून बहना बंद ना हुआ तो खतरनाक बात होगी। उसने इधर उधर देखा और फिर दूसरी गली में मुड़कर दीवार के साथ साथ चलने लगा। शारिक एक और गली में मुड़ गया। ये भी कोठियों की अकबी गली थी और फिर दफतन वो रुक गया। चंद गज आगे एक सुजुकी कार खड़ी थी। शारिक इधर उधर देखता हुआ कार के करीब पहुंच गया। कार देखने में खासी पुरानी लग रही थी और शारिक सोच रहा था कि शायद यहाँ किस्मत उसका साथ दे जाए। वो इधर उधर देखता हुआ कार के ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे के सामने पहुंच गया और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख दिया।
दरवाजा लॉक नहीं था, आसानी से खुल गया। उसने सीट पर बैठकर दरवाजा आहिस्तगी से बंद किया। इग्निशन में चाबी नहीं थी, लेकिन ये कोई मसला नहीं था। वो झुककर स्टीयरिंग के नीचे झांकने लगा। कार खासी पुरानी थी। स्टीयरिंग के नीचे की तरफ कुछ तारें लटकी हुई नजर आ रही थीं। उसने टटोल कर 2 तारें जोरदार झटके से बाहर खींची और उनके नंगे सिरे जोड़ने लगा। शारिक को मायूसी न हुई। चंद लम्हों की कोशिश के बाद इंजन स्टार्ट हो गया। शारिक संभल कर बैठ गया और फिर दूसरे ही लम्हे उसने गाड़ी को एक झटके से आगे बढ़ा दिया। शारिक गाड़ी को ऐसी सड़कों पर चला रहा था जहां पुलिस से आमना सामना होने का ज्यादा अंदेशा नहीं था। गाड़ी वाकई बहुत खटारा थी। उसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं हो सकती थी, लेकिन उस वक्त तो ये भी उसके लिए एक नेमत साबित हुई। गाड़ी चलाते हुए शारिक समीना के बारे में सोच रहा था और दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि वो बचकर निकल गई हो। उसे ये अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो माझे गुज्जर के आदमी थे जिन्होंने उसे उठाने की कोशिश की थी। उसने 2-3 दिन पहले माझे गुज्जर के डेरे पर छापा पड़वाकर पुलिस के हाथों उसके न सिर्फ 2 बंदे मरवाए थे, बल्कि उसे करोड़ों का नुकसान भी पहुंचाया था। माझा गुज्जर जख्मी नाग की तरह तिलमिलाया फिर रहा था। उसे माझे गुज्जर की तरफ से किसी कार्रवाई की तवक्को तो थी, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो उसे उठाने की कोशिश करेगा। शारिक को ये अंदाजा नहीं था कि वो आदमी कब से उसके पीछे लगे हुए थे, जिन्होंने मौका मिलते ही उसे घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके थे। दफतन शारिक के जहन में एक और ख्याल उभरा। अगर समीना भागने में कामयाब होने की बजाय उनके हाथ लग गई हो तो? ये ख्याल बम के धमाके से कम नहीं था। समीना का इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक शरीफ लड़की थी जो महज उसकी वजह से इस दलदल में फंस गई थी। वो माझे गुज्जर को भी अच्छी तरह जानता था। वो बेहद सफ़ाक और बेरहम इंसान था। अगर समीना उसके हाथ लग गई तो न उसकी इज्जत महफूज रह सकती थी और न ही उसकी जिंदगी की जमानत दी जा सकती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि समीना मर्दाना भेस में थी, और जब माझा गुज्जर पर यह इंकिशाफ होगा कि वो मर्द नहीं लड़की है, तो समीना के बारे में बहुत कुछ समझ जाएगा। और फिर समीना जैसी नाजुक अंदाम लड़की उसके 2-4 हाथ भी नहीं सह सकेगी। माझा गुज्जर सबसे पहले समीना से उसके खुफिया ठिकानों के बारे में मालूम करने की कोशिश करेगा, और समीना उसके तमाम खुफिया ठिकानों के बारे में जानती थी। शाम नगर वाला मकान, सुहेल का रेस्टोरेंट और मासी मेहरा का मकान। मासी मेहरा का ख्याल आते ही शारिक की आंखों में चमक सी उभर आई। समीना उस मकान में सिर्फ चंद घंटों के लिए आई थी। वो भी शाम का वक्त था और नौलखा उसे इस तरह घुमा फिरा कर लाया था कि समीना को न तो वो रास्ते याद रहे होंगे और न ये मालूम होगा कि वो मकान कहाँ पर वाक़ था। उसके बरक्स शामनगर वाले मकान और सुहेल के रेस्टोरेंट की आसानी से निशानदही की जा सकती थी। शारिक के ख्याल में यही एक महफूज जगह थी। ये ख्याल आते ही उसने गाड़ी का रुख मुजंग की तरफ मोड़ दिया। शारिक ये भी सोच रहा था कि समीना अगर वाकई माझे गुज्जर के हाथ लग गई है और उसने समीना को कोई नुकसान पहुंचाया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गाड़ी उसने मुजंग चौक से पहले ही एक मोड़ पर छोड़ दी और तारीख गलियों में तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। मुजंग चौक पर तो रात गए तक रौनक रहती थी, लेकिन ये गलियां सुनसान पड़ी थीं। उस वक्त रात का तकरीबन 1 बजा था और जाहिर है उस वक्त किसी राहगीर के मिलने की तवक्को नहीं थी। अलबत्ता चौकीदार की निगाहों से बचने के लिए वो तारीकी का सहारा लेकर चल रहा था और बिलाखिर मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ मासी मेहरा के मकान पर पहुंच गया। पहली मर्तबा घंटी बजाई तो 1 मिनट के बाद अंदर पुख्ता सहन में कदमों के घिसटने की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजे के करीब ही से मासी मेहरा की नींद में डूबी हुई आवाज आई। कौन है? शारिक ने दरवाजे की झर्री से मुंह लगाकर सरगोशियाना लहजे में कहा, मैं हूँ मासी मेहरा। शारिक, दरवाजा खोलो। चंद सेकंड के बाद ही दरवाजा खुल गया। मासी मेहरा उसे देखकर परेशान सी हो गई। बोली, शारिक पुत्र, इस वक्त खैर तो है? ये तुम्हारे कपड़ों पर खून? शारिक ने उसकी बात काट दी। बोला, मुझे अंदर आने दो मासी। वो अंदर आ गया। मासी मेहरा ने एकदम से दरवाजा बंद करके कुंडा चढ़ा दिया। वो एक कमरे में आ गए। शारिक कुर्सी पर बैठ गया। उसने कमीज उतार दी थी और उस कमीज से बाजू पर जमा हुआ खून साफ करने लगा। जख्म से खून बहना बंद हो गया था, लेकिन तकलीफ में कोई कमी नहीं हुई थी। मासी मेहरा ने पूछा, ये क्या हुआ शारिक पुत्र, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? उसके लहजे में परेशानी नुमाया थी। शारिक ने जवाब दिया, गोली लगी है मासी, मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। अलमारी में पॉलीफेक्स पड़ी होगी, लाओ इस वक्त वही लगा लूं, सुबह डॉक्टर को दिखाऊंगा। मासी मेहरा ने अलमारी से पॉलीफेक्स की ट्यूब निकाल कर दे दी। ये मरहम छोटे मोटे जख्म या खराश वगैरह के लिए तो ठीक था, मगर गोली के जख्म के लिए ज्यादा कारआमद साबित नहीं हो सकता था। लेकिन बहरहाल कुछ न होने से बेहतर था। उसने जख्म पर अच्छा खासा मरहम लगा दिया। शारिक ने मासी मेहरा की तरफ देखते हुए कहा, मासी इस पर कस कर पट्टी बांध दो। मासी मेहरा इधर उधर देखने लगी। उसे पट्टी के लिए कोई और कपड़ा नजर नहीं आया तो उसने अपना मलमल का दुपट्टा फाड़ कर जख्म पर पट्टी बांध दी। मासी मेहरा ने पूछा, गोली कैसे लगी पुत्र?
किससे झगड़ा हुआ था। शारिक ने कहा, तुम जानती हो मासी मेहरा के हम लोग किस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ हमारी मुखालिफ पार्टियां। किसी न किसी से तो टकराव होता ही रहता है। आज भी आमना सामना हो गया था किसी से। मासी मेहरा ने कहा, शारिक पुत्र, मैंने भाई छांगे को भी कई दफा समझाने की कोशिश की थी। तुम भी कई मर्तबा कह चुकी हो, छोड़ दो ये कारोबार। ऐसी दौलत का क्या फायदा जिसमें हर वक्त जान का खतरा हो। तुम्हारे पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। कोई और कारोबार शुरू कर दो जिससे इज्जत की जिंदगी गुजार सको। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मासी, यही तो असल बात है कि हम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। तुम समझती हो कि हम ये धंधा छोड़ देंगे तो पुलिस हमें इज्जत की जिंदगी गुजारने देगी? नहीं मासी, ये तुम्हारी खुशफहमी है। हम ये सब कुछ छोड़कर फरिश्ते भी बन जाए ना तो कानून की ये मुहाफिज हमें एक लम्हे को भी चैन से नहीं बैठने देंगे। मासी मेहरा ने उसे घूरा, बोली, क्यों? जब तुम शराफत की जिंदगी गुजारोगे तो वो लोग तुम्हें परेशान क्यों करेंगे? शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही बात तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी मासी। अगर तकलीफ ना हो तो मुझे चाय बना दो और फिर तुम जाकर सो जाओ। मासी मेहरा बोली, तकलीफ कैसी पुत्र, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। ये कहते हुए वो कमरे से निकल गई। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो चाय बना कर ले आई। चंद मिनट शारिक से बातें करती रही, फिर अपने कमरे में चली गई। शारिक चाय की चुस्कियां लेते हुए एक बार फिर समीना के बारे में सोचने लगा। उसके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि उस वक्त समीना के बारे में ये मालूम किया जा सकता कि वो माजे गुज्जर के आदमियों के कब्जे में आ गई थी या भागकर घर पहुंचने में कामयाब हो गई थी। चाय खत्म करके वो कुर्सी से उठकर चारपाई पर लेट गया। बाजू की तकलीफ किसी हद तक कम हो गई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके जहन में बार बार समीना का ख्याल आ रहा था। कभी वो अपने आप को मुर्द इल्जाम ठहराने लगता था कि वो उसे छोड़कर क्यों भागा। उसे उस वक्त उसका ख्याल रखना चाहिए था। रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। सोचते सोचते उसका दिमाग दुखने लगा। यूं महसूस हो रहा था जैसे सर पर मन्नो बोझ लाद दिया गया हो। आसाब में शदीद तनाव सा पैदा हो गया था। उसने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया और आंखें बंद कर ली और बिलाखिर वो नींद की आगोश में पहुंच गया। शारिक गहरी नींद में था। उसे यूं लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है और उसे कोई आवाजें दे रहा है। बड़ी ममता और चाशनी थी उस आवाज में। शारिक पुत्र, उठो, दिन चढ़ गया है और देखो ये कौन आया है। फिर किसी ने उसे कंधे से पकड़कर हौले से हिलाया। शारिक ने आंखें खोल दी। उसके सामने मासी मेहरा खड़ी थी और कुर्सी पर डॉक्टर अनवर बैठा हुआ था। शारिक की आंखें सुर्ख थीं और उनमें शदीद जलन हो रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे उसका जिस्म आग में तप रहा हो। उसने उठने की कोशिश की मगर कराह कर रह गया। डॉक्टर अनवर ने कहा, लेटे रहो, तुम्हें तेज बुखार हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। शारिक ने सवालिया निगाहों से डॉक्टर अनवर की तरफ देखा। बोला, तुम यहाँ कैसे आए? मासी मेहरा ने कहा, मैं बुला कर लाई हूँ। मैं तुम्हारे कमरे में आई तो तुम नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैंने तुम्हारी पेशानी पर हाथ रखा तो तुम्हें बुखार हो रहा था। मैं डॉक्टर साहब को बुला लाई। ऐसे मौकों पर यही खुदा का बंदा काम आता है। शारिक अजीब सी नजरों से मासी मेहरा को देखने लगा। डॉक्टर अनवर का क्लिनिक यहाँ से तकरीबन 2 मील दूर था। मासी मेहरा ने अक्लमंदी का सबूत दिया था कि वो किसी और डॉक्टर के पास जाने की बजाय अनवर ही को बुला लाई थी। डॉक्टर अनवर उसके बाजू की पट्टी खोलते हुए बोला, रास्ते में मुझे मासी मेहरा ने बता दिया था, बुखार इसी जख्म की वजह से हो गया है, परेशानी की कोई बात नहीं। पट्टी खोलकर उसने स्पिरिट से जख्म साफ किया और जख्म का जायजा लेने के बाद नई ड्रेसिंग कर दी और थर्मामीटर लगाकर बुखार चेक करने लगा। डॉक्टर अनवर ने शारिक को इंजेक्शन लगा दिया और बैग में से 2-3 किस्म की गोलियां भी निकाल कर दे दी। डॉक्टर बोला, नाश्ते के बाद 1-1 गोली खा लेना और 1-1 दोपहर के बाद। मेरा ख्याल है दोपहर तक बुखार उतर जाएगा। मैं शाम को आऊंगा और कुछ और दवाएं लेता आऊंगा। वैसे एहतियातन कैप्सूल लिख कर दे रहा हूँ। मासी बाजार से कैप्सूल ले आएगी। ज्यादा तकलीफ महसूस करो तो दोपहर के खाने के बाद 1 कैप्सूल खा लेना। अनवर ने एक कागज पर नुस्खा लिख कर मासी मेहरा की तरफ बढ़ा दिया। मासी मेहरा भी डॉक्टर के साथ चली गई थी। उसकी वापसी आधे घंटे के बाद हुई। उसने आते ही नाश्ता तैयार किया, शारिक को नाश्ता करवाया और डॉक्टर की दी हुई गोलियां खिला दी। थोड़ी ही देर के बाद शारिक पर गुनूदगी तारी होने लगी और वो सो गया। दोपहर 2 बजे के करीब उसकी आंख खुली थी। उसका बुखार टूट गया था, लेकिन चंद घंटों के बुखार ने उसे निचोड़ कर रख दिया था। वो अपने आप में बेहद कमजोरी महसूस कर रहा था। मासी मेहरा दोपहर का खाना तैयार कर चुकी थी। शारिक के लिए उसने पतले शोरबे वाला सालन तैयार किया था। उसका मुंह हाथ धुलाकर उसने अपने हाथ से शारिक को खाना खिलाया, फिर गोलियां भी खिलाई। मासी मेहरा ने कहा, गामे को जाकर बुला लाऊं शारिक पुत्र? शारिक बोला, नहीं मासी, सूरत हाल बहुत संगीन हो गई थी। मैं नहीं चाहता कि किसी को यहाँ मेरी मौजूदगी का पता चले। अलबत्ता मैं तुमसे एक और काम लेना चाहता हूँ। मासी मेहरा सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। बोली, हाँ कहो बेटा। शारिक बोला, कल रात मेरे साथ समीना भी थी। मासी मेहरा ने पूछा, समीना कौन? शारिक बोला, वही लड़की जिसे चंद रोज पहले मैं यहाँ लेकर आया था। कल रात वो मेरे साथ थी। हम दोनों रक्शे पर लिबर्टी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में माचे गुज्जर के आदमियों ने हमें घेर लिया। वो मुसल्ला थे और गालिबन मुझे अगवा करना चाहते थे।
हम में हाथापाई हुई, गोलियां भी चली। इसी दौरान मैंने समीना को वहां से भागते देखा था। मैं भी गोली लगने से जख्मी हो गया था। मैं खाली हाथ था, वो लोग मुसल्ला थे, इसलिए मैंने भी भागने में ही आफियत समझी। मैं तो जैसे तैसे रात को यहाँ पहुंच गया, लेकिन समीना के बारे में कुछ नहीं पता कि वो भागने में कामयाब हो गई थी या नहीं। अगर वो माझे गुज्जर के आदमियों के हाथ लग गई तो उसे छुड़ाने के लिए फौरी तौर पर कुछ न कुछ करना होगा, और अगर वो उनके हाथ आने से बच गई है तो वो सिर्फ एक ही जगह पर जा सकती है। उस जगह का मेरे अलावा किसी और को इल्म नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाकर मालूम करो कि समीना वहां पहुंची है या नहीं। मासी मेहरा ने पूछा, वो कौन सी जगह है पुत्र? मैं जाकर मालूम करती हूँ। शारिक ने कहा, तुम श्यामनगर का वो मकान आसानी से तलाश कर लोगी। और फिर उसे मकान का पता समझाने लगा। बोला, समझ गई ना मासी, पहुंच जाओगी? मासी मेहरा ने कहा, क्यों नहीं पुत्र, लाहौर में कौन सी ऐसी जगह है जो मैं तलाश नहीं कर सकती, बस मैं अभी जाती हूँ। शारिक ने मासी मेहरा को मजीद कुछ हिदायत दी और वो चादर ओढ़ कर रुखसत हो गई। शारिक ही की हिदायत पर उसने मकान को बाहर से ताला लगा दिया। मासी मेहरा के जाने के बाद शारिक ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर गुज़श्ता रात जख्म से खून ज्यादा बह जाने और फिर तेज बुखार की वजह से उसमें एकदम कमजोरी आ गई थी। हल्का सा बुखार अब भी मौजूद था। शारिक ने उठने का इरादा तर्क कर दिया और आराम से बिस्तर पर लेट गया। उसका जहन एक बार फिर मुख्तलिफ ख्यालात की लपेट में आ गया था। दफतन उसके जहन में एक और ख्याल उभरा, समीना किसी हालत में भी हो। उसने यकीनन ये सोचा होगा कि शारिक बुज़दिल था, जो मुकाबला करने की बजाय उसे दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़कर भाग गया था। लेकिन शारिक उसे छोड़कर नहीं भागा था। उसने खुद राह फरार इख्तियार करने से पहले समीना को एक तरफ भागते हुए देख लिया था। अलबत्ता उसने ये तस्दीक नहीं की थी कि वो वाकई भाग गई थी या उनके हाथ आ गई थी। तस्दीक के लिए वहां रुकने का मतलब ये होता कि वो खुद उनकी गोलियों का निशाना बन जाता या उनके काबू आ जाता। शारिक समीना के बारे में यही सब कुछ सोचता और परेशान होता रहा। तकरीबन 2 घंटे के बाद बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और फिर कुछ ही देर के बाद मासी मेहरा उसके कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर मायूसी देखकर ही शारिक समझ गया था कि वो क्या खबर लाई होगी। शारिक ने पूछा, क्या हुआ मासी, क्या समीना वहां नहीं थी? मासी ने नफी में सर हिला दिया। बोली, नहीं बेटा, वहां तो इतना बड़ा जंदरा लगा हुआ है। शारिक बोला, मकान तो वही था ना, तुम किसी दूसरी जगह तो नहीं चली गई? मासी मेहरा ने कहा, नहीं पुत्र, मकान वही था। दरवाजे के सामने नीम का दरख्त है ना, और बाहर का गेट हरे रंग का है। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हाँ मासी, मकान तो वही है। अगर समीना वहां नहीं पहुंची तो इसका मतलब है कि... मासी मेहरा बोली, कुछ करो पुत्र, वो तो इतनी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी, खूबसूरत। वो मेरे पास चंद घंटे ही रही थी, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी। अगर वो माझे गुज्जर के हाथ आ गई तो वो लोग तो उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। शारिक बोला, कुछ करना ही पड़ेगा मासी, उसे इस तरह तन्हा तो नहीं छोड़ा जा सकता, और अगर माझे गुज्जर ने उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाम का अंधेरा फैलने के बाद तुम जरा डेरे पर जाकर गामे को बुला लाना। मासी मेहरा ने कहा, ठीक है पुत्र, मैं बुला लाऊंगी। मासी मेहरा घर के कामों में मसरूफ हो गई और शारिक बिस्तर पर लेटा समीना के बारे में सोचता रहा। उसका जहन उलझता जा रहा था। उसके लिए ये ख्याल ही लर्जा देने वाला था कि अगर समीना माझे गुज्जर के आदमियों के हाथ लग गई है तो समीना का क्या हशर हुआ होगा। शाम को डॉक्टर अनवर आ गया। उसने शारिक को चेक किया। कुछ दवाएं वो अपने साथ लेकर आया था। बोला, बुखार अब बहुत मामूली सा है, कल सुबह तक बिल्कुल उतर जाएगा। अलबत्ता कमजोरी है, उसे दूर होने में चंद रोज लगेंगे। 2-4 रोज मुकम्मल आराम करो और ये दवाएं इस्तेमाल करते रहो, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर अनवर ने उसे दवाओं के इस्तेमाल के बारे में बताया और करीब खड़ी हुई मासी मेहरा को उसके खाने वगैरह के बारे में हिदायत देने लगा। शाम की चाय शारिक और डॉक्टर अनवर ने इकट्ठे ही पी थी और फिर डॉक्टर अनवर के जाने के बाद तकरीबन 8 बजे मासी मेहरा गामे को बुलाने के लिए चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 1 घंटे के बाद हुई थी। गामा भी उसके साथ था। गामा उसे देखते ही बोला, क्या हुआ शारिक बाबू, सारा दिन गुजर गया था, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? पैगाम ही भेज देते तो माझे गुज्जर को हम अब तक ठिकाने लगा चुके होते। शारिक बोला, मैं तो रात से यहाँ बेबस पड़ा हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें कुछ पता चल गया है। गामे ने कहा, हमें तो आज सुबह 9 बजे पता चल गया था। वो लड़की कौन थी शारिक बाबू? वो तो बड़ी बहादुर निकली। शारिक ने उसे घूरा। बोला, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? गामे ने पूछा, तो तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, मैं तो सुबह से यहाँ बुखार में तप रहा हूँ। उस लड़की के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? गामे ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा, जिसे तुम लड़का बनाकर लाए थे ना डेरे पर, वही समीना। वो रात को माझे गुज्जर के आदमियों के हाथ लग गई थी। वो लोग उसे माझे की नहर वाली कोठी पर ले गए थे। शारिक चौंक गया। बोला, नहर वाली कोठी? गामा बोला, गुलबर्ग वाली नहर के किनारे उसने नई कोठी बनाई है और मुझे भी उसके बारे में आज ही पता चला है। बहरहाल माझा गुज्जर भी वहां मौजूद था। वो भी उसे आदमी ही समझ रहा था, लेकिन जब उसके आदमी अक्कू ने उसे तुम्हारे बारे में पूछने के लिए उस पर तशद्दुद शुरू किया
तो उसकी कमीज फट गई। तब पता चला कि वो लड़का नहीं लड़की है। माजे गुज्जर ने समीना से वादा किया कि अगर वो उसे तुम्हारे बारे में बता दे तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, मगर समीना ने तुम्हारे बारे में बताने की बजाय एक झूठी कहानी सुना दी। माजा गुज्जर उसके जरिए तुम्हें ब्लैकमेल करने का प्रोग्राम बनाने लगा। वो समीना को कोठी में छोड़कर चला गया। वहां उसकी निगरानी के लिए अक्कू और कोठी का चौकीदार था, मगर समीना रात को अक्कू को कत्ल करके कोठी से फरार हो गई। शारिक उछल पड़ा, बोला क्या? उसके लिए ये इंकिशाफ खासा सनसनीखेज साबित हुआ था कि समीना माजे गुज्जर के आदमी को कत्ल करके भाग गई थी। उसने सवालिया नजरों से गामे की तरफ देखा, बोला ये तुम्हें किसने बताया है? गामे ने जवाब दिया, मेहर ने। रात को वो भी गुज्जर की कोठी में मौजूद था। उसने जब देखा कि समीना मर्द नहीं औरत है तो उसकी राल टपक पड़ी। वो समीना के साथ रात गुजारना चाहता था, मगर माजे गुज्जर ने उसे भगा दिया, जिस पर मेहर को गुस्सा आ गया और आज सुबह ही उसने डेरे पर आकर मुझे सब कुछ बता दिया। मैं तो तुम्हारे बारे में परेशान हो रहा था कि तुम कहाँ गायब हो गए हो। मासी मेहरा के घर का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। वैसे माजे गुज्जर की एक बात है शारिक भाऊ, औरत के मामले में वो वाकई गैरत वाला आदमी है। उसकी जगह कोई और होता तो सबसे पहले वो समीना का बंदोबस्त करता। शारिक बोला, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर समीना वहां से भाग गई थी तो वो गायब कहाँ हो गई? गामे ने उसे घूरा, बोला क्या तुम्हें पता नहीं वो कहाँ गई है? शारिक ने नफी में सर हिलाया, बोला नहीं, उसे मेरे सिर्फ एक ठिकाने का पता था, वहां मालूम कर लिया, लेकिन समीना वहां नहीं है। गामे ने कहा, तो फिर वो कहाँ जा सकती है? शारिक बोला, एक मिनट, मुझे पहले उसका ख्याल क्यों नहीं आया? मुमकिन है वो वहीं चली गई हो। गामे ने कहा, कहाँ? मुझे बताओ, मैं जाकर पता करता हूँ। शारिक बोला, नहीं, तुम डेरे पर जाओ और माजे गुज्जर की तरफ से होशियार रहना। उसे मेरे हाथों नुकसान पहुंचा है और अब समीना उसे अच्छी खासी चोट लगा गई है। वो पागल हो रहा होगा। समीना का पता करने मैं खुद जा रहा हूँ। मासी मेहरा ने कहा, तुम कैसे जाओगे पुत्र, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है। शारिक ने कहा, नहीं मासी, अब मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो बिस्तर से उठ गया। मासी मेहरा ने आज सुबह ही उसकी खून आलूद कमीज धो डाली थी। उसने कमीज पहनी और मासी मेहरा की तरफ देखते हुए बोला, अगर समीना मुझे मिल गई तो हो सकता है 2-3 दिन ना आऊं। मेरे बारे में तुम लोग परेशान मत होना। गामे, तुम कोई टैक्सी या रिक्शा ले आओ। गामा फौरन बाहर निकल गया। वो 10 मिनट के बाद रिक्शा लेकर वापस आ गया। शारिक ने मासी मेहरा से लेकर चादर ओढ़ ली, जिससे उसका चेहरा भी छुप गया। मकान से बाहर आकर वो रिक्शे में बैठ गया और रिक्शा चल पड़ा। रिक्शा चलने के बाद ही शारिक ने ड्राइवर को बताया था कि उसे कहाँ जाना है। तकरीबन 40 मिनट के बाद रिक्शा सुहेल के रेस्टोरेंट के सामने था।